हेलो एवरीवन। सो आज हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने एंशियंट हिस्ट्री के चैप्टर्स को। तो कल की वीडियो में हमने किस तरीके से जो है पूरा स्टोन एज कवर कर लिया था, जहाँ पे हमने पैलोलिथिक देखा, न्यूलिथिक और मेसोलिथिक, इन सब चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। आज हमारा फोकस है चालकोलिथिक एज में, जिसको हम कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं। कॉपर स्टोन एज इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस पर्टिकुलर एज में यानी चालकोलिथिक एज पे आपको स्टोन के टूल्स तो मिलेंगे, साथ साथ कॉपर का यूज़ भी यहाँ के लोगों ने कहीं ना कहीं करना सीख लिया था। और ये पर्टिकुलर एज आपको देखने को मिलेगा 3000 से 500 BC के टाइम पे जी। ठीक है, तो चालकोलिथिक में जैसे मान लो आपका सी है, तो सी से आपको पता चल जाएगा, सी मतलब चालकोलिथिक, सी फॉर कॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता जाएगा कि चालकोलिथिक में स्पेसिफिकली जो मेटल यूज़ हुआ है वो कौन सा मेटल है, आपका कॉपर है। तो यहाँ पे इसको याद करने का निमोनिक्स हम ये बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल आप मान लो किसी मार्केट में जाते हो और आपको कॉपर ख़रीदना है। ठीक है, कॉपर तांबा बेसिकली। तो अगर आप जाओगे तो शॉपकीपर हमेशा क्या करता है, हमेशा हाई प्राइस लगाएगा, क्योंकि उसे पता है आप बार्गेनिंग करोगे तो पहली बार में वो एकदम हाई प्राइस बोल देते हैं कि भाई साहब ये जो चीज़ है ना 3000 रुपये की है, यानी कॉपर जो है आपको 3000 रुपये में मिलेगा। बट जैसे कि आप जानते हो, हम सब ग्राहक हैं, हमें पता है कि इसकी रियल वैल्यू क्या है, तो हम करते करते एकदम 500 रुपये में लेके ही आ जाते हैं कि नहीं भाई देना है तो 500 रुपये में दो, वरना हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप निमोनिक्स फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं कि कॉपर स्टोन एज का जो टाइम पीरियड था वो 3000 से 500 BC का था। अब हम देखते हैं सबसे पहली चीज़ कि जैसा कि हमने बताया है कि इस पर्टिकुलर चालकोलिथिक एज में आपको देखने को मिलेगा स्टोन्स तो यूज़ हो ही रहे थे, बट साथ साथ मेटल का यूज़ यहाँ पे शुरू हो गया था। और फर्स्ट मेटल जो यूज़ हुआ है वो है कॉपर और ब्रॉन्ज। ठीक है, और इस पर्टिकुलर चालकोलिथिक एज पे आपको देखने को मिलेगा कि मोस्टली कॉपर ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब ब्रॉन्ज और कॉपर दोनों देखने को मिलेंगे, बट सबसे ज़्यादा यूज़ जो है कॉपर का हुआ, इसलिए इस पर्टिकुलर एज को चालकोलिथिक एज बोला जाता है। और ब्रॉन्ज का यूज़ हम देखेंगे हड़प्पन, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी उन्होंने ब्रॉन्ज का सबसे ज़्यादा यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम मेन चीज़ ये है, अब आपको ये क्यूरियोसिटी होगी कि चालकोलिथिक एज कब आई। मतलब अभी हमने देखा किस तरीके से पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक एज चल रही है, अब ये चालकोलिथिक एज कब आ जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा टाइमलाइन फिक्स नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि जो चालकोलिथिक कल्चर जो है हमारा, जहाँ पे लोगों ने कॉपर को यूज़ करना शुरू कर दिया था, वो प्री हड़प्पन थी। प्री हड़प्पन मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की जो एज थी, अराउंड मतलब मान लो न्यूलिथिक से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच का टाइम जो है, जिसे हम कह सकते हैं प्री हड़प्पन, वहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम पे चालकोलिथिक एज रही होगी। ठीक है, लोगों का मानना ये है। कुछ मानते हैं कंटेम्प्रेरी थे आईबीसी के, यानी एक तरफ आपको देखने को मिलेगा हमारे भारत में जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही है, और उसी के कंटेम्प्रेरी मतलब उसी के साथ साथ आपको चालकोलिथिक एज भी चल रही है। यानी एक तरफ लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस, अभी हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन चालकोलिथिक और हड़प्पन कल्चर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ आपका आईवीसी के लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, अर्बन सोसाइटी में रह रहे हैं, वही दूसरी तरफ जो कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं चालकोलिथिक चल रही है, जो कि आपको देखने को मिलेगा स्पेशली गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र वाले रीजन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो चालकोलिथिक एज चल रही है, वहाँ के लोग जो है एज़ कम्पेयर टू आपके आईवीसी काफ़ी ज़्यादा मतलब रूलर है, कॉपर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। कुछ लोग का मानना है इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहले का एज हो सकता है, कुछ लोग का मानना है कि कंटेम्प्रेरी हो सकता है, यानी साथ साथ आईवीसी भी चल रही थी और चालकोलिथिक भी कहीं ना कहीं चल रही थी। और कुछ लोगों का मानना है कि ये भाई पोस्ट हड़प्पा है, यानी आईवीसी जब खत्म हो गई थी उसके बाद ये पर्टिकुलर एज आई थी। ठीक है, तो इसलिए हमने मेन चीज़ क्या मान ली, आईवीसी को। आईवीसी से पहले की हो सकती है, आईवीसी के साथ साथ ये चल सकती है, फिर आईवीसी के बाद हो सकती है। नेक्स्ट हम चीज़ देखते हैं कि लोकेशन देखें तो गुजरात, राजस्थान, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉपर का हमें देखने को मिला है कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा कॉपर को यूज़ करते थे, बिकॉज यहाँ पे कॉपर पाया गया है। ठीक है, तो यानी अब आपको बेसिकली ये पर्टिकुलर लोकेशन याद होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में पूछ सकते हैं कि चालकोलिथिक एज किस पर्टिकुलर भारत के किस भाग में जो है देखने को मिला है। तो जैसा कि हम जानते हैं कॉपर एक तरह का मैटर है। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर मेटल्स होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब शो करते हैं कि आप कितने रिच हो। मतलब कोई भी मेटल हो, अगर आपका सिल्वर है या फिर गोल्ड है, तो ये सारे मेटल उन्हीं लोगों के पास होते हैं, थोड़े रिच होते हैं। ठीक है, अब हमारा प्यारा भारत है, हमारे प्यारे भारत में कौन ज़्यादा अमीर है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी वो अमीर हैं, बिकॉज आप ऑब्वियसली आप इतनी बड़ी जगह पे बैठे हो और आपकी सैलरी अच्छी है, तो एमपी अमीर हैं।
और एमपी से भी जो बड़े हैं, सबसे बड़े एमपी है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है यानी मोदी जी है, वो अमीर हैं। ठीक है, फिर आप देखोगे कि राजा महाराजा पहले के टाइम पे ऑब्वियसली वो इतने ज़्यादा रजवाड़े हुआ करते थे, उनके पास इतनी मतलब चीज़ें होती थी, वो भी अमीर हैं। उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र में जो फिल्म इंडस्ट्री है हमारी, जो भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ के लोग भी काफ़ी अमीर हैं। मतलब ये आपको पर्टिकुलर देखने को मिलेगा कि हमारे भारत में ये लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं। तो ऑब्वियसली की बात है, कॉपर भी उन्हीं के पास होगा। तो यहाँ से हम थोड़ी सी स्टोरी फॉर्म में याद करने के लिए है कि कॉपर अगर एज पूछा जाए कहाँ कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कॉपर किसके पास है, एमपी के पास, यानी आपका मध्य प्रदेश हो गया, और आपके मोदी जी के पास है यानी गुजरात हो गया। नेक्स्ट आपका जो है राजाओं के पास है, मतलब राजस्थान हो गया। नेक्स्ट फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनके पास है, तो वो कहाँ फिल्म इंडस्ट्री का है, बॉलीवुड, यानी कि आपका बॉम्बे में, बॉम्बे का है आपका महाराष्ट्र में। तो ये 4 प्लेसेस आपको इस तरीके से याद हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंस अगर देखें चालकोलिथिक और हड़प्पन कल्चर में, तो चालकोलिथिक जैसे कि हमने बात की रूलर सोसाइटी थी। क्यों रूलर थी? क्योंकि एक तो वो स्टोन्स को अभी भी यूज़ कर रहे थे, बट साथ साथ कहीं ना कहीं उन्हें एक पर्टिकुलर मेटल जो हम कह सकते हैं कॉपर, ब्रॉन्ज और मिसेस जो कॉपर है इनका अच्छे से यूज़ करना आ गया, इनको प्रॉपरली डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाने लग गए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोस्टली इन्होंने यहाँ पे कॉपर यूज़ किया, बट थे अभी भी रूलर ही थे एज़ कम्पेयर टू हड़प्पा। हड़प्पा में देखेंगे तो अर्बन सोसाइटीज़ थी। अब प्रॉपर अगर हमें देखना है कैसे अर्बन सोसाइटी थी, क्यों हम हड़प्पा को अर्बन सोसाइटी बोलते हैं, तो उसके लिए जब अभी हम इसके बाद आईवीसी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों इसको अर्बन सोसाइटी माना जाता है। बट अभी के लिए आप समझ लो कि चालकोलिथिक आपकी रूरल सोसाइटी है और हड़प्पा आपकी अर्बन सोसाइटी है। चालकोलिथिक में जैसे कि हम जानते हैं सी फॉर चालकोलिथिक और सी फॉर कॉपर है, सबसे ज़्यादा उन्होंने कॉपर यूज़ किया है। अगर कॉपर चालकोलिथिक में ज़्यादा है तो ब्रॉन्ज कहाँ पे होगा आपका, हड़प्पा में ब्रॉन्ज यूज़ किया जाएगा। और चालकोलिथिक के जो लोग हैं वो कहाँ पे रहते थे, हिली लैंड और रिवर्स के पास, यानी ऑब्वियसली जो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जो मैंने बताया आपको, आपका गुजरात हो गया, एमपी हो गया, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, तो इसको थोड़ा सा अगर कनेक्ट करके देखो तो थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा कि रिवर्स के पास यहाँ पे रह रहे हैं और थोड़ा बहुत हिली एरियाज़ है। ठीक है, प्रॉपर वेस्टर्न घाट नहीं कह सकते, बट थोड़ा बहुत हिली एरियाज़ है, वहाँ के आसपास से चालकोलिथिक एज के लोग रहते थे। वहीं अगर बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा तो जैसे कि जानते हैं उसका नाम ही इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो ऑब्वियसली जो इंडस वैली है उसी के जो आगे आसपास जो फ्लड प्लेन वाला एरिया होगा वहाँ पे आपको हड़प्पन लोग देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं ऑक्यूपेशन की, चालकोलिथिक एज के जो लोग हैं करते क्या थे। ऑब्वियसली बात है अभी भी वो उसी तरीके से स्टोन एज में जी रहे हैं, तो एग्रीकल्चर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली देखो इतना तो हमें पता है कि जो पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, यहाँ तक हमारी प्रॉपर स्टोन एज चल रही थी। अब ये जो चालकोलिथिक एज है या तो न्यूलिथिक के बाद आया होगा, यानी आईवीसी से पहले, या तो आईवीसी के टाइम पर रहा होगा, या फिर आईवीसी के बाद रहा होगा। यानी न्यूलिथिक से पहले तो नहीं हो सकता, न्यूलिथिक के टाइम पे नहीं हो सकता, बट न्यूलिथिक के बाद हो सकता है, आईवीसी के टाइम पे हो सकता है, फिर आईवीसी के बाद हो सकता है। ठीक है, तो इतना तो तय है कि न्यूलिथिक में जिस तरीके से हमने देखा था कि क्लाइमेट वार्म होने लग गया है, लोग एग्रीकल्चर सीख गए हैं, तो यहाँ के भी लोग हैं, चालकोलिथिक के लोग को भी एग्रीकल्चर आता ही होगा, इतना तो हम मान के चल रहे हैं, बिकॉज न्यूलिथिक के लोग को आता था, चालकोलिथिक के लोग को तो आएगा ही आएगा। तो उनको एग्रीकल्चर आता था, कैटल रियरिंग, क्योंकि डोमेस्टिकेशंस में उन्होंने देखा, हमने भेड़ बकरियां देखा था किस तरीके से उन्होंने न्यूलिथिक में पालनी शुरू कर दी थी, तो कैटल रियरिंग भी चालकोलिथिक के लोग किया करते थे। हंटिंग भी कर रहे थे साथ साथ, मतलब वो उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ी, हंटिंग कर रहे हैं, फिशिंग को पकड़ रहे हैं। ठीक है, झूम कल्टिवेशन, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूलिथिक में क्या देखने को मिलेगा कि बेसिकली वो एक ही जगह पे परमानेंट सेटलमेंट था उनका, वहीं पे खेती करते थे, बट यहाँ के लोग झूम कल्टीवेशन करते थे, मतलब एक खेत को यूज़ करना है, उसको अच्छे से ग्रो करना है, ग्रो करने के बाद अगले साल जो उस खेत को थोड़ा सा छोड़ देना है ऐसी जला के कुछ ऐसा, ताकि वापस से जो इनकी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाए, फिर उसके बाद दूसरा खेत लेना है, उसको यूज़ करना है, फिर उसको छोड़ देना है, फिर अगला खेत है, तो इसको हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं। तो इस तरीके से जो झूम कल्टीवेशन ऑब्वियसली आपका एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो थोड़ा सा आप देख रहे हो कितना इनको ये समझ में आ गया था कि अगर एक ही बार हम हर बार एक ही लैंड पे यानी एक ही सॉइल पे अगर हम उगाते रहेंगे तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो है कम हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। तो एक साल आप एक बार जो है पर्टिकुलर फील्ड को यूज़ करो, अगले साल दूसरे फील्ड को यूज़ करो। तो ये टेक्निक कह सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस चीज़ें ये समझने लग गए थे कि एग्रीकल्चर अगर करना है तो हमें इस तरीके का झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर जब हमने देखा गया इसको चालकोलिथिक एज को, तो आपको देखने को मिलेगा फ्लफ और हो ये सब चीज़ें यहाँ पे पाई नहीं गई हैं। तो ये थोड़ा सा हमें लगता है कि ऐसा क्यों है, हमें भी हो सकता है कि अभी तक जो भी हिस्टोरियन हैं या फिर आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें अभी तक ना मिला हो, बट अभी के लिए आपको ध्यान में रखना है कि उनके पास फ्लफ और हो ऐसा कुछ चीज़ें
मिली नहीं है, ठीक है, चारकोलिथिक एज की। नेक्स्ट देखते हैं मेजर पार्ट जो है इस कल्चर का, वो आपको देखेगा ब्लैक सॉइल रीजन में फ्लरिश हुआ है। ऑब्वियसली बात है, जब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, आपका एमपी वाला रीजन है, तो ये ऑब्वियसली ये जो रीजन है अपने आप में ही यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्लैक सॉइल होती है, और ब्लैक सॉइल होती है इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे कॉटन सबसे अच्छा उगता है। अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम पे इन लोगों को पता चल गया होगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, एक तो यहाँ की सॉइल कैसी ब्लैक सॉइल है, और इस ब्लैक सॉइल से कहीं ना कहीं हम कॉटन भी उगा सकते हैं। अब उन्होंने कॉटन उगाया होगा या नहीं उगाया होगा वो तो बात की बात है, बट ये जो ब्लैक सॉइल वाला रीजन है यहाँ पे ये पर्टिकुलर कल्चर देखने को मिला, और यहाँ पे कॉटन ग्रो एरिया भी इसको माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन यहाँ पे इन्होंने कैटल्स का शुरू कर दिया था, यानी अभी काऊ भी पालने लग गए थे, शीप गोट्स को तो पहले से पालते थे, इसके अलावा पिग हो गया, सुअर हो गया, बुफेलो हो गया, ठीक है, इन सबको भी इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। बट हॉर्सेस के बारे में इन्हें कोई नॉलेज नहीं थी, ठीक है, तो आप देखो कि हॉर्सेस अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो होते थे, ये सबसे अच्छी चीज़ आपको लगेगी कि उनको वो मारने के लिए, यानी जो भी एनिमल्स को पालते थे। आज के टाइम पे क्या है, अगर आप गांव के इलाकों में रहते हो और आप किसी एनिमल को पाल रहे हो, जैसे मान लो कि आप गाय को पाल रहे हो, बुफेलो को पाल रहे हो, तो आपका मेन पर्पस ये होता है कि भाई उनको इसलिए पाल रहा है ताकि उनसे जो है मिल्क निकाल सके, ठीक है, मिल्क के प्रोडक्ट्स बना सके। कभी आप इसलिए नहीं पालोगे कि आप उनको खा जाओगे, ठीक है। बट उस समय के जो लोग थे, चारकोलिथिक एज के जो लोग थे, उनका ये मानना था कि वो जो भी एनिमल को डोमेस्टिकेट कर रहे, पाल रहे, उनको वो खाने के लिए उनको मारते थे और मार के उनको खाते थे। जबकि क्यों? बिकॉज उनको पता ही था कि शायद मे बी उनको मिल्क प्रोडक्ट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो शायद नॉलेज उनको नहीं रही होगी। बस सिंपली क्योंकि हम देख सकते हैं वो स्टोन एज के ही लोग हैं, ये अभी भी उनको एनिमल्स जहाँ पे भी देखे उनको खाने का मन करता है। शायद में भी उनको ये आइडिया नहीं होगा कि भाई इन एनिमल से दूध निकलेगा तो वो भी हम पी सकते हैं, वो भी हमारे काम आ सकता है, रादर देन कि हम इनको मार दें, ठीक है। तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि चारकोलिथिक एज के लोग जो है जो भी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे उनको वो अपने खाने के लिए यूज़ करते थे, ना कि मिल्क पर्पज़ के लिए। मिल्क जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए वो यूज़ नहीं करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं पोट्री की। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया है, तो कोई भी चीज़ जो उगाएंगे उसको स्टोर करने के लिए पॉटरी होनी चाहिए। तो पॉटरी अगर देखोगे तो न्यूलिथिक से भी आपने देखा था कि किस तरह से पॉटरी यूज़ में आने लग गई थी, बिकॉज न्यूलिथिक से भी एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। अब चारकोलिथिक लोग जो थे पॉटरी को जो बना रहे थे वो काफ़ी एडवांस लेवल की थी, मतलब आपको नॉर्मल पॉटरी नहीं दिखेगी, अब थोड़ा सा उसमें एडवांस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। एंड यही चीज़ है, ये जो एडवांस पॉटरी है कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्मेशन देती है इस पर्टिकुलर चारकोलिथिक एज के बारे में कि हाँ इस मतलब ऐसी पॉटरी है तो हम मान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एज इस तरह से फ्लरिश कर रही होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे कि कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिला है, बिकॉज अब इस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे कि हम प्री हिस्ट्री के अंदर हम मानते हैं, और प्री हिस्ट्री में आप जानते हो किस तरीके से कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिला है, मान सकते हैं कि उनको लिखना आता नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है। अब कौन कौन से टाइप की पॉटरी मिली है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं रेड एंड ब्लैक कलर मिला है, ऑक्रे मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ब्लैक एंड रेड कलर ऑक्रे कलर की पॉटरी मिली है। अब मेन चीज़ है यहाँ पे जो पॉटरी बनाते हैं वो पॉटर व्हील से बना, हाथों से नहीं बना रहे, उनके पास एक पॉटर व्हील आ गया और उस व्हील के थ्रू वो जो है पॉटरी को बना रहे हैं। अब जो पॉटरी वो बनाते हैं वो पेंटेड होती है विद वाइट लाइन डिज़ाइन, मतलब होता नहीं, जैसे मान लो आप कभी कोई पेंटिंग बनाते हो सबसे पहले आप उसकी आउटलाइन करते हो फिर कलर फिल करते हो, तो उसी सेंस में आप इसको ध्यान में रख सकते हो कि वाइट लाइनिंग का ही डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके ऊपर पेंट करते हैं। तो इस तरह की पेंटिंग इस तरह की अगर जो हमें पॉटरी अगर मिली है तो उससे हमें यही तो हम मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि थोड़े से एडवांस रहे होंगे ये, बिकॉज इससे पहले जो लोग थे वो इतना ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करते थे, बट इन्होंने थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करना सीख लिया है, उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाना सीख लिया है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं वेरी एडवांस थे ये। अब मेन चीज़ ये है कि जो फीमेल पॉटर्स थी वो कभी पॉटर व्हील को यूज़ नहीं करते थे, सिर्फ मेन ही पॉटर व्हील को यूज़ करके पॉटरी बनाती थी। हो सकता है फीमेल्स जो है नहीं बनाती हो या फिर पॉटर व्हील का यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं सेटलमेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं चारकोलिथिक एज के जो लोग हैं वो रूरल सोसाइटी हैं,
रूरल एरिया में रहते हैं। और क्योंकि वो रूरल एरिया में रहते हैं तो कोई भी बर्न्ड ब्रिक्स आपको नहीं मिले, क्योंकि बर्न्ड ब्रिक्स वहीं पे मिलती हैं जहाँ पे थोड़ा सा एडवांस आपको सोसाइटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अभी जब आईवीसी पढ़ेंगे तो आप देखो किस तरीके से उनके जो घर है वो बर्न्ड ब्रिक्स के बने हुए, मतलब जैसे अगर कोई मतलब वो है ईंट वगैरह आप उसे भट्टी में पका देते हो तो कितना स्ट्रांग हो जाते, तो उसको बेसिकली बर्न्ड ब्रिक्स बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो चालकोलिथिक एज में नहीं मिली हैं। तो यानी ये रूरल सोसाइटी के हैं, तो यानी ये किस तरीके से रहेंगे, जो मड वाली ब्रिक होती है जो काफ़ी कच्ची कच्ची होती है उनको वो यूज़ करते थे और हैश्ड हाउस बनाते थे। मतलब ये हैश्ड हाउस आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, टेम्प्रेरी बेसिस का होता है। तो इस तरह से मड ब्रिक को यूज़ करके बनाते थे। और विलेज बेस्ड इनकी इकॉनमी थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, कुछ नहीं है। जो पर्टिकुलर जिस विलेज में वो रह रहे हैं वहीं पे थोड़ा सा बाटर सिस्टम को यूज़ करके जो भी उन्हें चाहिए था वो यूज़ करते थे और इस तरह से अपने इकॉनमी को रन कर रहे थे। बट यहाँ पे आपको सोशल इनक्वालिटीज़ देखने को मिल जाएंगी। यानी अभी तक न्यूलिथिक के टाइम तक आप देखोगे कुछ ऐसे सोशल इनक्वालिटीज़ नहीं थी, सब लोग खुले में रह रहे हैं, ओपन एरिया में रह रहे हैं, थोड़ा सा परमानेंट सेटलमेंट बना दिया है तो और ठीक है, तो इस तरह का उनका रहन सहन था। बट अब जैसे ही न्यूलिथिक के बाद हम देखेंगे चालकोलिथिक को, तो क्योंकि अब यहाँ पे मेटल्स का यूज़ देखो, अब मेन देखो इनक्वालिटीज़ तब आती हैं जब आपके रिसोर्सेज इस तरीके से आपको मिले। फॉर एग्जाम्पल पैलेथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में अभी तक सब लोग स्टोन ही यूज़ कर रहे थे और स्टोन को यूज़ करने वाला पर्सन चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, बच्चे हो, फिर कोई भी सोसाइटी कोई भी मेंबर क्यों ना, अगर सब उसको स्टोन को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इनइक्वालिटी आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, क्योंकि जो रिसोर्सेज है आपके सामने उसको सभी यूज़ कर रहे हैं, एक ही समान तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बट क्योंकि अब यहाँ पे मेटल मिल गया है और मेटल ऐसा रिसोर्सेज है जो आपको कह सकते हैं हर जगह नहीं मिलेगा, लिमिटेड है। अब वो लिमिटेड रिसोर्सेज है तो कुछ ही लोग के हाथ में होगा और जिन जो लोगों के हाथ में होगा वो यहाँ पे थोड़े से रिच कहलाए जाएंगे, उतने रिच तो नहीं होंगे बट एज़ कम्पेयर टू जो ऑर्डिनरी मैन हैं, जो बाकी के जो बेसिकली जनता है उनसे थोड़ा सा अमीर होंगे। तो बेसिकली जिन जिन लोगों को मान लो कॉपर मिल गया, जो बेसिकली कॉपर स्मेल्टर्स हैं उनके पास ये कॉपर होगा, ये मेटल होगा, जिनके पास मेटल होगा उनके पास ये पैसे होंगे और जिन जिनके पास पैसे होंगे थोड़ा सा उनका रहने का तरीका अलग होगा, उनके घर आपको अलग देखने को मिलेंगे कि अलग टाइप के घर बने हुए हैं, वो अलग तरह के ऑर्नामेंट्स पहन रहे हैं। तो यहाँ से हम कहीं ना कहीं मेटल के आने से सोशल इनइक्वालिटीज़ आपको देखने को लग जाएगी सोसाइटी में। इस पर्टिकुलर चालकोलिथिक एज में एक सोशल इनइक्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब कैसे सोशल इनक्वालिटीज़ है वो हम देख लेते हैं कि जो चीफ थे, मतलब उस पर्टिकुलर गांव के मान लो कोई मुखिया रहे होंगे तो उन्होंने अपना वो इतने मतलब मान लेते हो रिच होंगे कि उन्होंने अपना घर एक रेक्टेंगुलर हाउस का बना रखा होगा, सो दैट लोगों को पता चल जाए कि भाई मैं चीफ हूँ और मेरा जो घर है वो इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाउस का है। वहीं जो आम जनता है जैसे कि हम जानते हैं वो राउंड हर्ट्स हैं, छोटी छोटी जो गोल आकार में जो झुग्गियाँ टाइप होती है, हर्ट्स वगैरह होते हैं उस पर वो रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें अब हमने देख लिया किस तरीके से उनके हाउसेस में डिफरेंसेस थे। अभी हम देखें कि उनका जो ग्रेव्स था यानी जहाँ पे उन्हें दफनाया जाता था वहाँ पे भी हमें अलग अलग तरह के आइटम्स मिले हैं। तो जब आपको दफनाया जा रहा है, आपकी डेड बॉडी को दफनाया जा रहा है, वहाँ पे जो आइटम्स मिल रहे हैं उससे थ्रू भी पता चल सकता है कि भाई सोशल इनक्वालिटीज़ कैसी थी। यानी कुछ लोग जो थे उनके आसपास हमें गोल्ड मिला है, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स मिले और वहीं कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास सिर्फ एक सस्ती सी चीप सी पॉटरी या लाइक घड़ा सा मिल गया है, कुछ अर्दन बीट्स मिल गए हैं। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर पा रहे थे कि नहीं यार, जो जिनके पास गोल्ड सिल्वर के मेटल है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अमीर रहे होंगे और जिनके पास सिर्फ नॉर्मल एक पॉटरी टाइप मिल रही है वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं निचले तबके के लोग होंगे, ऑर्डिनरी मैन होंगे। ठीक है, तो ये अगेन हमें शो करता है इनइक्वालिटी के बारे में। देन है मोस्ट ऑफ द हाउसेस जो थे वो एक रूम के थे, यानी जो आम जनता का घर था उसमें सिर्फ एक ही कमरे थे और बाकी जो चीफ वगैरह रहे होंगे उनके पास 2-3 कमरे उन्होंने बना रखे थे। एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स थी, पब्लिक अथॉरिटी की ऑब्वियसली जो मतलब उतना पब्लिक अथॉरिटी नहीं होगा बट थोड़ा सा अगर मान लो किसी पर्टिकुलर विलेज को आपको रन करना है तो जो भी वहाँ के चीफ वगैरह होंगे उनके पास कुछ 2-4 आदमी लोग होंगे ताकि वो पब्लिक के लिए कुछ कर सके। तो उन पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी के लिए उन्होंने कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स बना के रखी थी जो कहीं ना कहीं देखने को मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, और उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ से पता लगाई किस तरह से सोशल इनक्वालिटीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट है आपका रिलीजन कैसा था इस पर्टिकुलर एज में। तो आपको देखने को मिलेंगे कि जो गॉडेसेस है यानी जो देवी हैं उनकी मूर्ति हमें मिली है, वो भी क्ले की, मतलब क्ले जो होती है मिट्टी
उस मिट्टी की इमेजेस मिली है हमारे जो गॉडेस है उनकी। एंड यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा बुल एक सिंबल था रिलीजियस कल्ट का। यानी कि आप इतना तो समझते हो कि रिलीजन और कल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिलीजन जो होता है जैसे कि उसके बहुत सारे सेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो क्रिश्चियनिटी है, उसके बहुत सारे सेक्ट देखने को मिलेंगे। रोमन कैथोलिक है, प्रोटेस्टेरियन है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। वह इस्लाम में आपको बहुत सारे सेक्ट देखने को मिलते हैं। सुन्नी है, शिया है, ठीक है, इस्लामीज़ हैं। हिंदू में भी बहुत सारे सेक्ट है आपके, वैष्णविज्म है, शैविज्म है, शक्तिज्म है, ठीक है। बुद्धा के अलग अलग सेक्ट थे, थेरवाड़ा बुद्धिज्म था, महायाना बुद्धिज्म था, वज्रायना बुद्धिज्म था। तो रिलीजन जो होता है उनके बहुत सारे सेक्ट होते हैं। बट जो कल्ट होता है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा वो कल्ट फॉलो किया जाता है। एंड वो पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है वो अथॉरिटेरियनिज्म को फॉलो करता है, यानी उसी की अथॉरिटी होती है। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी इस पर्टिकुलर कल्ट को फॉलो करेगा वो कभी भी अपने लीडर से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। मतलब कह सकते एक अंधविश्वास टाइप का कि भाई एक पर्टिकुलर ग्रुप था, उसने उसके लीडर ने कहा कि कल से हम इस चीज़ को करेंगे और ये चीज़ जो है मान्यता है और आप सब करो इसको। और कोई ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा लोग उसको फॉलो करें। नहीं, एक पर्टिकुलर ग्रुप उसको फॉलो करता हुआ नज़र आ जाएगा और वो उस पर्टिकुलर चीज़ को मानने के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे लीडर से। जो लीडर ने कहा उसको मानना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि कल्ट जो होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सीक्रेट नॉलेज होती है उनके पास, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो कि आप किसी पर्टिकुलर गांव में चले जाओ, उनका एक अलग से उनका एक कल्ट चला हुआ आ रहा था। उनकी उनकी मान्यताएं होती हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में ना ये वाले देवी देवता रहते हैं और उनको प्रॉपर हर साल बलि देनी पड़ती है, जानवरों की बलि चढ़ानी पड़ती है। ऑल्दो आपको कोई पर्टिकुलर रिलीजन आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आपको जानवर की बलि देनी ही देनी पड़ेगी तभी भगवान आपके देवी देवता इष्ट देव जो है खुश होंगे। बट क्योंकि वो पर्टिकुलर कल्ट के जो लोग हैं वो उस चीज़ पे बिलीव करते हैं, उनकी मान्यताएं हैं और एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है। यहाँ तक कि उसको फॉलो करने वाले लोग उस पर क्वेश्चन भी नहीं करते कि भाई ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीज़न बताओ। नहीं, मान्यता है, अंधविश्वास है, तो लोग उसको फॉलो करते ही रहेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपका जो चालकुलितिक एज है वहाँ पे बुल को एज अ रिलीजियस कल्ट के फॉर्म में देखा जाता था। यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल की ये एक्सट्रीम मान्यता थी कि बुल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसको फिर वो पूजते वगैरह होंगे, उसकी पूजा वगैरह करते होंगे उसको। नेक्स्ट है कि जो मेल फिगर्स है, यानी जो अभी हमने देखा कि हमें जो गॉडेसेस है उनका तो इमेज मिला है कि लोग उनकी पूजा करते होंगे देवी माता की, पर जो मेल भगवान है उनकी इमेजेस हमें बहुत ही रेयर मिली है, ठीक है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो मेल डेटीज़ थे, यानी जो मेल भगवान थे, उनका स्टेटस काफ़ी इन्फीरियर था, बहुत ही कम था, लोग उनको बहुत ही कम पूजा करते थे। और जो फीमेल डेटीज़ थे, जो फीमेल देवियाँ थी हमारे, उनकी पूजा ज़्यादा की जाती थी, उनको लोग ज़्यादा मानते थे। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ आइटम्स जो ग्रेव्स के पास मिले हैं वो शो करते हैं कि पीपल बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ। जैसे कि हम जानते हैं हमें न्यूलिथिक में भी बहुत सी ऐसी साइट्स मिली हैं जहाँ पे जो पर्टिकुलर डेड बॉडी उसके आसपास आप कुछ पर्टिकुलर सामानों को रख रहे हो, खाने पीने का कुछ सामान रख रहे हो, जो ये शो करता है कि वो मानते हैं कि मरने के बाद भी कोई जिंदा होके आता है, अगर वो आएगा तो उसको चीज़ें चाहिए होंगी। तो कुछ आइटम्स वहाँ पे रख के ये शो करते थे कि लोग अभी भी उस चीज़ को बिलीव करते हैं। फैशन की बात करें तो यहाँ पे लोग जो ऑर्नामेंट्स पहनना शुरू कर दिया था लोगों ने, थोड़ा बहुत अपने आप को डेकोरेट करना। वुमेन्स जो थी वो बोन्स और शेल्स के ऑर्नामेंट्स पहनती थी। बोन्स मतलब आप देखो जो कोई भी जानवर है उसकी हड्डियाँ वगैरह होगी, उसी से मतलब कुछ ऑर्नामेंट बना दिया। शेल्स मिल गए आपको नदी के किनारे। एंड वुमेन जो है बेसिकली कैरी करती थी एक कॉम टाइप का अपने हेयर में, उनका कुछ एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बीड्स बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया था। सेमी प्रीशियस स्टोन्स, अगर उनको मतलब नदी के किनारे वो रहते हैं वहाँ से उन्हें कुछ ऐसा कुछ चमचमाता हुआ पत्थर मिल गया, उसको उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया था, बीड्स बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेड की। तो जैसा कि हमने देखा है कि उनकी जो इकॉनमी थी, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा विलेज बेस्ड इकॉनमी थी। तो विलेज बेस्ड इकॉनमी का मतलब क्या है कि वो लोग बार्टर सिस्टम को फॉलो करते होंगे। भाई किसी के पास अनाज है, किसी के पास कुछ है, तो वो आपस में ट्रेड करते थे, उसी के थ्रू उनका ट्रेड चलता था। मेटलर्जी काफ़ी अच्छी थी, क्यों? बिकॉज कॉपर ऐसा मैटर मिल गया था। तो चालकुतिक लोग के जो चालकुतिक एज के जो लोग थे, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वो एक्सपर्ट हो गए थे कॉपर को बनाने में, कॉपर का मेल्टिंग करना, स्मेल्टिंग करना, जिसको हम कॉपर स्मिथ बोलते हैं।
जो बेसिकली कॉपर की बनी हुई कॉपर से बहुत सारी चीज़ें बनाता है, तो वो कहीं ना कहीं कॉपर स्मेल्टिंग का जो आर्ट था वो यहाँ के लोग बेसिकली सीख गए थे। एंड उनके पास देखने को मिलेगा एक गुड स्टोन वर्कर्स भी थे, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कॉपर का यूज़ कर रहे हैं, बट नहीं, जो स्टोन्स हैं उनको भी वो यूज़ करते थे, कुछ ना कुछ उससे बनाते थे, वो वर्कर्स भी उनको पास अवेलेबल थे। एंड ठीक है, तो मतलब वो मतलब स्टोन भी कैसे यूज़ करना है, स्टोन को किस अच्छे तरीके से वो भी जानते थे, साथ साथ कॉपर को किस तरीके से यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें उससे बनानी, वो भी चीज़ें जानते थे। बट अभी तक हम ये कहेंगे कि उनको भले ही कॉपर की नॉलेज हो, स्मेल्टिंग कैसे करना है वो नॉलेज है, बट राइटिंग की नॉलेज अभी भी उनके पास नहीं थी। हेल्थ की बात करें तो इन्फेंट मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा थी, यदि जो जन्मजात शिशु थे वो बहुत जल्दी मर जाते थे। और ये चीज़ें हमें कैसे पता चली, बिकॉज जो वेस्ट महाराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ पे हमें बहुत लार्ज नंबर में जो है बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली है जो उन्होंने बरी की है। तो इस पर्टिकुलर डेड बॉडी से हम पता लगा पा रहे होंगे कि उस समय जो है इन्फेंट मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा हाई रहा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि कुछ बीमारी होती होगी, या फिर उनको बर्थ देना, मतलब कितनी सारी होता है। आज के टाइम पे भी आप देखो, अगर वुमेन कोई बर्थ देती है चाइल्ड को तो कितना चीज़ें चाहिए होती है, प्रॉपर डॉक्टर की फैसिलिटी होनी चाहिए, और उस समय तो ये सब चीज़ें थी नहीं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि उनका इन्फेंट मोर्टालिटी हाई रहा होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस बहुत थी, मतलब एक पर्टिकुलर मान लो रीजन है, राजस्थान हो गया, वहाँ पे जो भी रीजन्स है उनके बीच में आपस में काफ़ी डिफरेंसेस थे, मतलब एक रीजन दूसरे रीजन से आपको सिमिलर नहीं दिखेगा, रीजनल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी साइट्स में। किस टर्म में कि सीरियल प्रोड्यूस्ड और बरियल प्रैक्टिसेस, मान लो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान का मान लो नॉर्थ वाला एरिया है, उनका उनका जो है सीरियल्स वो अलग तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा। राजस्थान के अंदर दूसरा एक पर्टिकुलर साइट मिलेगा जहाँ पे बरियल प्रैक्टिसेस अलग करते हैं, महाराष्ट्र में अलग होती है, साउथ में अलग होती है, ईस्ट में अलग तरीके से बरियल प्रैक्टिस होती है। तो इस तरीके से रीजनल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, ऐसा नहीं था एक ही चीज़ हर जगह पे फॉलो नहीं हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बरियल प्रैक्टिसेस को लें तो महाराष्ट्र के रीजन में देखने को मिलेगा कि जो डेड बॉडी थी उनको नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से डायरेक्शन में उनको मतलब बरी करते थे। वही अगर साउथ की बात करें तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ईस्ट टू वेस्ट बरी किया करते थे। वही ईस्टर्न इंडिया में यानी जो आपका बंगाल वाला असम वाला एरिया हो गया वहाँ पे फ्रैक्शनल बरियल को प्रैक्टिस किया जाता था। तो इस तरह से रीजनल डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलेंगे। अब हमारे हैं मेजर चालकुलिथिक कल्चर्स जो थे वो कौन कौन से थे। पहला आपको बानस कल्चर मिलेगा जो कि राजस्थान में था, बानस रिवर के पास। दूसरा है कयाथा कल्चर है जो कि मध्य प्रदेश में है, काली सिंध रिवर के पास मिलेगा। मालवा कल्चर एमपी मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर के पास मिलेगा। और ये जो कल्चर है बेसिकली आपको सिर्फ मध्य प्रदेश में के अलावा आपको गुजरात राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। और इस पर्टिकुलर मालवा कल्चर की जो एक इम्पॉर्टेंट साइट है वो आपको देखने को मिलेगा एमपी में है, जिसे नवदा तोली कहते हैं। जॉर्वी कल्चर आपको महाराष्ट्र में दिखेगा, परवाना रिवर के पास। और कुछ इस पर्टिकुलर कल्चर की जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है आपका इनाम गाँव है, जॉर्वे है, दैमाबाद है एंड चंदौली है। प्रभास कल्चर आपको गुजरात में मिलेगा, राउंड अप प्रभास पतन। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर चालकुलिथिक कल्चर्स को। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो चालकुलिथिक है इसको वर्ड में यूज़ करूँगी चलाक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेसिकली क्या करनी है, ध्यान रख, इससे हमें कनेक्ट करते हुए चलना है। ये पर्टिकुलर कल्चर चालकुलिथिक का ही है, ये चीज़ हम चलाक वर्ड से निमोनिक्स बना के समझेंगे। अब देखो आपने सुना होगा एक बन्ना वर्ड जो होता है राजस्थान में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि ये बन्ना है आपका। बन्ना मतलब मान सकते हो लड़के के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर जो दूल्हे राजा है आप मान लो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो जो बन्ना शब्द है वहाँ से आप कनेक्ट कर जाओगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ राजस्थान की है। और राजस्थान में जो बन्ने लोग होते हैं, मतलब जो लड़के लोग होते हैं ना, काफ़ी चालाक होते हैं ना, होता नहीं है, मतलब वो मतलब वो चालाक होते हैं, कुछ भी ऐसे मस्ती मौज मस्ती करते रहते हैं। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर लेना कि जो भी बन्ना होता है ना, जो बेसिकली राजा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दूल्हा बनने वाला, तो चालाक अपना चालाक दिखाता है कितना मैं चालाक हूँ टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कयाथा कल्चर जो कि एमपी में काली सिंध रिवर के पास। तो आप इसको जो स्टोरी से हम याद रखेंगे वो ये है कि मान लो जो पर्सन जो होते हैं, नॉर्मल पर्सन जो होते हैं, जब उनको मौका मिलता है एमपी बनने का, ठीक है, आम जनता देखो नॉर्मल तरीके से रहती है, बट जैसे ही उसको मान लो टिकट मिल गया, वो जीत गया, इलेक्शन में जीत गया, वो एमपी बन गया, तो एमपी बनते ही
उस बंदे का जो है काया बदल जाती है। मतलब काया कहते हैं ना, बहुत रहन सहन बदल जाना, उसका हाव भाव बदल जाना। तो याद रखना, काया किसकी बदलेगी, तो काया बदलेगी एमपी की। ठीक है, क्यों बदलेगी एमपी की, क्यों, बिकॉज वो कहते हैं कि, तो हम लोग उनसे पूछे कि भाई ऐसा क्या हो गया, पहले तो आप एकदम सीधे साधे इंसान थे, वो एमपी बनते आपकी काया बदल गई। तो कहता है इसलिए हो गया कि ऑब्वियसली मैं एमपी बन गया हूँ और मैंने जो है काली माता जी की बहुत ज़्यादा पूजा की है। जो सिंध रिवर है उसके पास जो काली माता है उनकी बहुत ज़्यादा पूजा की है, तब जाके मुझे एमपी बनने का चांस मिला है। अब जब मैं एमपी बन गया हूँ तो मैं अपनी काया क्यों ना बदलूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। थर्ड है मालवा। मालवा आपका एमपी में नॉर्मली लोगों को याद ही रहता है, बट इनकेस अगर आपको ना याद हो तो उसको याद करने का तरीका ये है कि एमपी जो होता है उनके पास माल बहुत होता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो जब भी इलेक्शन आते हैं बहुत ज़्यादा छापे वगैरह मारती है ईडी, और वहाँ पे देखने को मिलता है किसी के घर से कितने करोड़ रुपए मिल रहे हैं, कहीं से किसी घर से कितने पैसे मिल रहे हैं। तो ये तो बात तय है कि माल सबसे ज़्यादा हमारे भारत में किसके पास है, एमपी लोग के पास है। और एमपी लोग जो होते हैं ऐसे होते हैं, ना ही ना आधे नर होते और तो आधे मादा होते हैं। नर मतलब इंसान, मादा मतलब बेसिकली आप मान सकते हो कि थोड़ा सा मिक्सचर टाइप का उनका होता है, नर मादा, ताकि आप कनेक्ट कर सको कि ये जो पर्टिकुलर मालवा कल्चर नर्मदा रिवर के पास है। तो हमारे एमपी जो होते हैं आधे नर आधे मादा होते हैं। और ये जो माल है, देखो माल एमपी के पास तो होगा ही होगा क्योंकि एमपी अमीर है, बट क्या सिर्फ माल एमपी के पास होगा, नहीं। एमपी से भी जो हमारे सबसे बड़े एमपी हैं, जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनमें सबसे बड़े जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी जो आपके प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनके पास भी होगा माल। और माल उनके पास भी होगा जो राजा महाराजा हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो मालवा कल्चर है वहाँ पे गुजरात में भी पाई गई, राजस्थान में भी पाई गई। ठीक है, तो माल मोदी जी के पास है मतलब गुजरात, कनेक्ट कर लोगे। राजाओं के पास है मतलब राजस्थान में है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है नवदा तोली। अब एमपी से पूछा जा रहा है कि भाई आपके पास इतना माल है और किस तरीके से आप ये सब कर पा रहे हो, कैसे हो। तो एमपी बोलता है देखो हम पे ना भगवान का आशीर्वाद है। क्यों, बिकॉज हम नवदा तोली मतलब नव देवता जो है उनकी टोली निकालते हैं। टोली मतलब उनका एक तरह से कह सकते हैं ना, उनका मार्च वगैरह निकालते हैं, उनको यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो इसलिए भगवान पे हमारी कृपा है, इसलिए वो हमारे पास माल की कमी कभी नहीं होती। तो नव द तोली मतलब नौ, नव मतलब नौ, द मतलब देवता, टोली मतलब उनकी टोली निकाल के हम चलते हैं। एंड उस तरीके से उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो आई होप आपको मालवा कल्चर क्लियर हो। नेक्स्ट है जॉर्वे कल्चर। जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र में ऑन द रिवर ऑफ परवरा। तो महाराष्ट्र जैसे कि हम जानते हैं, महाराष्ट्र जब भी कहीं पे आएगा तो आपको इसको लिंक करना है फिल्म इंडस्ट्री के साथ, जो आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में, बॉम्बे में। तो जो फिल्म मेकर्स होते हैं या फिर जितने भी हीरो वगैरह होते हैं वो हमेशा जोड़ देते हैं अपने बच्चों को, देखो बच्चों हम बेसिकली बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और तुम सेलिब्रिटी के बच्चे हो, तो कल को तुम्हें भी सेलिब्रिटी ही बनना है, कल को तुम्हें भी फिल्में ही करनी है, तुम्हें भी हीरो हीरोइन बनना है। तो तुम्हें इसी लाइन पर जाना है, तो इसलिए मैं तुम्हें ज़ोर दे रहा हूँ कि तुम ये सब काम करो। ठीक है, पर बच्चे क्या होते हैं वो हमेशा कहते थे परवर, मुझे नहीं करना, ये नहीं करना। तो वो लोग क्या कहते हैं, देखो बच्चों कोई भी परवर नहीं चलेगा, ये परंतु वरंतु कुछ नहीं चलेगा, आपको ये काम करना है तो करना है। ठीक है, तो परवर मतलब परंतु वरंतु, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट साइड यहाँ पे नाम गाँव, जॉर्वे, दैमाबाद और चंदौली है। इसको हम कनेक्ट करते हैं कि जो भी आपके हीरो हीरोइन हैं जो कि बॉम्बे में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, और वो अपने बच्चों को जोर दे रहे हैं कि देखो बच्चों कल को अगर आप बन जाते हो हीरो हीरोइन तो आपको हम ना इनाम देंगे, आपको गिफ्ट देंगे, आपको एक पर्टिकुलर गाँव ना गिफ्ट कर देंगे, मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देंगे। तो देखो आपको फ़ायदा तो बहुत है। जॉर्वे आपको पता चल ही गया है, जोर दे रहे हैं। और फिर बच्चों को ये बोला जाता है कि आपकी जो दाइमा है, यानी कि आप देखोगे जितने फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को पालने के लिए दाइमा वगैरह जो नैनी वगैरह होते हैं वो रखते हैं, वो इनको इतना बड़े तक पालते हैं। तो अगेन यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो आपकी दाइमा है एटलीस्ट आपको उनके लिए तो कुछ बनना है ना, उन्होंने अपना सपना देखा, उन्होंने आपके लिए अपना जीवन लगाया, आपको हीरो बनाने के लिए इतना काम किया, तो अपनी दाइमा लोगों के लिए, नहीं जो आपकी नैनी लोग हैं उनके लिए भी तो कुछ करना है ना आपको। नेक्स्ट है चंदोली। चंदोली को आप याद कर सकते हो इस तरीके से कि हीरो हीरोइन बोलते हैं कि देखो आप हमारे चांद से बच्चे हो। ठीक है, और आप लोगों की डोली निकालना, अच्छे घर में आपकी डोली जाए, अच्छे घर में आपकी शादी हो, वो कैसे पॉसिबल होगी, जब आप भी हीरो हीरोइन बनोगे तभी तो अच्छे घर में आप जा पाओगे। तो चंदोली का मतलब है चांद, आप मेरे चांद से बच्चे हो और आप लोगों की डोली निकलेगी अच्छे घर में जब आप बेसिकली हीरो हीरोइन बनोगे। ठीक है, तो इस तरह से
जो पेरेंट्स है बेसिकली क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं अपने बच्चों को। ठीक है, आई होप आपको उससे कनेक्ट हो गया होगा। कल को आपको कोई भी क्वेश्चन आए कि बेसिकली चंदोली कहाँ पे है, तो आप करेक्ट कर लोगे। अच्छा, चंदोली मतलब चंदोली क्या, फिल्म मेकर कहाँ पे रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट है प्रभास कल्चर गुजरात में मिलेगा, प्रभास पतन के पास। तो जिस तरह से आप जानते हो प्रभास हमारे बहुत बड़े हीरो हैं और उन्होंने बाहुबली फिल्म करी थी। तो बाहुबली फिल्म का जो बाहुबली था वो प्रभास था, बट हमारे पूरे देश का जो बाहुबली है वो कौन है, मोदी जी, जिन्होंने पूरा अपने कंधों पे पूरे देश को चला रहे हैं। तो मोदी जी कहाँ के रहने वाले, गुजरात के। तो प्रभास कल्चर आपको कहाँ मिले, गुजरात के पास से क्या। और प्रभास ऐसी चीज़ होती है जिसका कभी पतन नहीं हो सकता, मतलब डिक्लाइन में नहीं जा सकता। इसका प्रभास डिक्लाइन में नहीं जा सकता, उस तरफ मोदी जी डिक्लाइन में नहीं जा सकते। तो प्रभास पतन के पास आपको एक प्रभास कल्चर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट प्राकृतिक साइट्स हम देख लेते हैं। पहला है अहर, बनास वैली राजस्थान के पास है। नेक्स्ट है गिलुंड है, बनस वैली राजस्थान में है। नेवासा महाराष्ट्र में है। ईरान आपको एमपी में मिलेगा। नवदा टोली एमपी अपने देख लिया। दैमाबाद महाराष्ट्र है। सोनगांव महाराष्ट्र है। इनाम गांव आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र में है। कायथा एमपी में है। मालवा एमपी में है। चिरांद बिहार में है। सेनुअर बिहार में है। और सेनपुर बिहार में है। और महिषदाल जो है कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि अभी हमने देखा किस तरीके से जो बनना होता है राजस्थान में, जो राजा बनने वाला होता है, जो लड़का होता है, उसको राजा बनने से पहले या फिर उस लड़के को जो है अरहर की दाल बहुत पसंद है। नॉर्मली इसको अरहर बोलते हैं, बट यहाँ पे अरहर से याद रख लो कि उसको अरहर की दाल इतनी पसंद है कि हमेशा वही खाता है। तो अरहर की दाल, जब भी आपको अरहर वर्ष याद आएगा तो आप कनेक्ट कर लोगे कि अरहर को किससे करोगे, बनने से। बनना कौन है, माना धूला है, उसको हमें अरहर की दाल खिला रहे हैं, फिर वो राजा बन रहा है, मतलब राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गिलुंड, बनस वैली राजस्थान में है। तो यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है किस तरीके से कि जो आपका बनना है, मतलब जो दूल्हा बनने वाला है, जो राजा बनने वाला है, वो कह रहा है कि जब देखो मुझे गीलू कर देते हैं। गीलू 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 मतलब इन द सेंस नहला देते हैं। कभी बोलते तेरा ये राज्याभिषेक हो रहा है, कभी तेरे को दूध से नहला रहे, कभी तुझे पानी से नहला रहे, तो मतलब पूरा टाइम गीला गीला मुझे कर देते हैं। तो गीलू वर्ड से आपको याद आ जाएगा, गीलू किसको करते हैं, बनने को। बनना आपका कहाँ पे है, राजस्थान में, नहीं राजा बनने वाला है। नेक्स्ट है नेवासा, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेवासा मतलब न्यू, नव मतलब न्यू, आशा मतलब आशा आपका होप होता है। तो जो नई नई आशा लेके जो होते हैं आम लोग आते हैं कहाँ, महाराष्ट्र में। क्यों, महाराष्ट्र में आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री है और उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने के लिए सब अपनी नई नई आशास लेके आते हैं कि भाई हम भी कल को हीरो हीरोइन बनेंगे। तो नव आशा मतलब न्यू आशा, न्यू आशा मतलब नई नई आस लेके लोग महाराष्ट्र बॉम्बे इंडस्ट्री में आते हैं फिल्म में काम करने के लिए। नेक्स्ट है ईरान। ईरान का अगर ई उठा दो तो बन जाएगा रैन। ठीक है, अब एमपी जो होते हैं उनकी आदत होती है हर चीज़ में उनको कुछ भी बोलो ना भाग जाते हैं। अगर हम उनको बोलो कि हमारे यहाँ पे ये पाइपलाइन बिछा दो, हमारे यहाँ पे बिजली पहुँचा दो, ये कर दो वो कर दो, तो बात सुनते ही नहीं हो, पहले ही भाग जाते हैं वहाँ से, 9-2-11 हो जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रखोगे। नवदा टोली हमने देख ही लिया है कि एमपी बोलते देखो हमारे पास मान इतना है क्योंकि हम नव भगवान की 9 देवी देवताओं की टोली निकालते हैं, उनकी पूजा करते हैं। दैमाबाद हमने देख लिया किस तरीके से जो फिल्म मेकर्स है वो जोड़ देते हैं अपने बच्चों को कि कम से कम अपनी दाई माँ के लिए तो कुछ कर लो, अपनी दाई माँ को प्राउड करने के लिए तो हीरो हीरोइन आपको बनना पड़ेगा। नेक्स्ट है सोनगांव, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में जो आपके फिल्म मेकर्स है, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो अपने बच्चे को क्या कहते हैं, देखो नॉर्मली वो अपने बच्चों को एकदम अमीरों की तरह पालते हैं, बट जैसे उनको फिल्म मिलती है ना, वो हमेशा दिखाते हैं कितने गरीब है वो। मतलब हीरो आपको एकदम गरीबी में देखने को मिलेगा। तो क्यों, क्योंकि वो अपने बच्चे को क्या करते हैं, गांव में बेचते हैं कि बेटा अब आपने बहुत अपने लैविश लाइफ जी ली, बट अब क्योंकि आपको फिल्में करनी है, थोड़ा सा आपको गाँव वगैरह के बारे में जानना चाहिए। बिकॉज अगर आप गाँव वाला करेक्टर यूज़ करोगे तो ज़्यादा पब्लिक आपसे जुड़ेगी, ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो क्या करते हैं, अपने बच्चे को गाँव वगैरह की लाइफ दिखाना शुरू कर देते हैं, गांव में ये होता है, गरीबी है, ऐसा ऐसा है। तो सोन गांव से आप याद रखोगे कहाँ, महाराष्ट्र से कनेक्ट कर लोगे। इनाम गांव आपने देख ही लिया किस तरीके से वो बोलते हैं कि बच्चों को कि हम आपको इनाम देंगे, आपको गिफ्ट में गाँव देंगे, बट आपको हम जोर दे रहे हैं कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। नासिक आपको पता ही है महाराष्ट्र में ही है। कायथा हमने देख लिया कि एमपी जो कहते हैं एमपी बनते उसकी काया बदल जाती है। मालवा आपने देख लिया एमपी के पास माल है। चिरांद बिहार में ही है, क्योंकि बिहार मतलब जो चिराग होता है, जो चिराग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ होता है, बिहार में। क्यों, बिकॉज कल को वही चिराग जब गवर्नमेंट जॉब करता है तो उससे लोग काफ़ी ज़्यादा उसके शादी में पैसा वैसा मिलता है उसको। ठीक है,
नेक्स्ट है सेनुवर जो है बिहार में है। तो बिहार में क्या होता है कि हर कोई लड़की चाहती है कि मेरा जो वर हो ना वो सेना में होना चाहिए। सेना इन द सेंस कि अगर कोई आर्मी में होगा, मतलब कोई भी सेना में होगा, तो यानी सेना में होने का मतलब है गवर्नमेंट जॉब हो गया। गवर्नमेंट जॉब जो है कहीं ना कहीं बिहार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कोई भी पर्सन हो, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो ना, तो आपका मतलब इतना भर भर के जो आपको मिलेगा दान दक्षिणा, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिलती है इम्पोर्टेंस। तो इसलिए हर लड़की चाहती है कि उसका पति जो है सेना में नौकरी करता हो, सरकारी नौकरी वाला मिले, ठीक है। तो इससे आप याद रखोगे सेनुवर कहाँ पे, बिहार में है। नेक्स्ट है सोनपुर। सोनपुर कहाँ है आपका, बेसिकली बिहार में है। तो यहाँ पे सोन गांव से कंपेयर मत करना, यहाँ पे सोनपुर लिखा हुआ है। तो यानी कि जैसे हमने कहा कि बिहार में अगर आप अच्छे वो हो, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर कुछ भी हो, तो आपको सोना जो होगा, सोना मतलब एक तरह से गोल्ड, वो भर भर के मिलेगा, पूरा मिलेगा आपको। होता नहीं है आपको, मतलब जब भी आप शादी में जाओगे तो आपको नेक के तौर पे सोना मिलेगा पूरा। तो सोना जो है इतना पूरा कहाँ मिलता है, बिहार में मिलता है। नेक्स्ट है महिष दाल। महिष दाल आपका कहाँ पे, वेस्ट बंगाल पे। तो वेस्ट बंगाल को हमें कनेक्ट करना है ममता बनर्जी से, कि जिस तरह से महिष्मती है, बाहुबली में हमने देखा था ना महिष्मती, उस तरह वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी वो अपने आप को महिष्मती बोलती है, वो उसको दाल खाना बहुत पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी इंपॉर्टेंट चारपतिक साइट पढ़ भी ली और इसको आई होप आपको याद भी हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कुछ प्री हिस्टोरिक कल्चर्स थे इंडिया के जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में कभी भी आ सकते हैं ये, और आए भी हैं बेसिकली ये। सबसे पहले हम देखेंगे पैलोलिथिक एज में, यानी ओल्ड स्टोन एज में कौन कौन से आपके कल्चर्स थे। तो जैसा कि हम जानते हैं पैलोलिथिक एज में जो हमने देखा था किस तरह से 5 लाख से 10,000 BC के टाइम का पीरियड था, और उसको हमने याद करने का बनाया था कि उनको पैलोलिथिक के लोगों को 5-10 रुपये की कोई नॉलेज नहीं थी, चाहे उनके पास 5 लाख रख लो, 10,000 रख लो, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। और यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमने देखा था सोन कल्चर के, मतलब सोन के बारे में, ठीक है, सोन वैली के बारे में। और हमने पढ़ा था किस तरीके से आप जब पाला खेलते हो, तो पाला खेलने का जो फर्स्ट लेयर होती है, यानी जो लोअर हमने देखा था पैलिथिक होती है, वहाँ पे जो आपके पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वहीं पे खड़े रहते हैं। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं वो कोई रात भर सोए नहीं होते हैं, बिकॉज उन्हें डर लगता है। तो वहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया था सोन वैली को, जो कि पाकिस्तान में है। तो उस सोन वैली से हमने देखा कि सोन कल्चर बना था पाकिस्तान में। एंड स्टोन के टूल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। तो याद रखो एस फॉर सोन, एस फॉर स्टोन टूल्स यहाँ पे मिले हैं। तो ऑब्वियसली पैलिथिक के स्टोन टूल्स ही मिलेंगे। नेक्स्ट है आर्किविलियन कल्चर, जो कि तमिलनाडु के अथीरापक्कम में मिला है और हैंड एक्सेस मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कनेक्ट कर पाओगे कि जो आपका पल्लावरम था वो भी अराउंड साउथ में ही था, वहाँ पे भी हैंड एक्स मिला है। जब रॉबर्ट ब्रूस फूड जो है बेसिकली जब वहाँ पे एक्सकेवेशन करने गए थे तो वहाँ पे उन्हें हैंड एक्स मिला था। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो कि अथीरापक्कम कहाँ पे होगा, साउथ में होगा। साउथ में भी कहाँ होगा, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु को हम कनेक्ट करते हैं तूमिल। तो तो स्टोरी ये है, वो बोल रहा है कि अति कर दिया भाई राम तूने इतनी अति कर दी है राम कि तो हमेशा बोलता है कि पक्का मिलूंगा पक्का मिलूंगा, बट तू तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। तू मिल हमने कनेक्ट कर दिया कि अति कर दी राम तूने, हमेशा बोलता है पक्का मिलेगा बट तू तो मिलता ही नहीं है। अब मैं तेरी कुटाई करूंगा हैंड एक्सेस से, ठीक है। वो मतलब वो लेके आ रहा है, उसके तेरी कुटाई करूंगा मैं। नेक्स्ट है आपका मीजोलिथिक एज, जो कि 10,000 BC से 6,000 BC आता है। इसको हमने याद किया था कि अगर आपके पास आप मीज़ो में होते हो, यानी कि इस टाइम पे क्या होता है, लोगों के पास अगर 10 रुपये हो ना तो वो बचाने में ज़्यादा विश्वास करते, खर्च कम करते। अगर उनके पास 10 रुपये हो तो 6 रुपये बचाते हैं, वो 4 रुपये ही खर्च करते। तो उससे हमने लिंक किया था। एंड यहाँ पे 2 कल्चर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बागोर कल्चर और आपका आदमगढ़ कल्चर। बागोर कल्चर आपको राजस्थान में मिलेगा, कैटल डोमेस्टिकेशन के लिए फेमस है। आदमगढ़ कल्चर आपको MP में मिलेगा, रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। और ये दोनों ही चीज़ें हमने मेसोलिथिक के टाइम पे पढ़ी थी, याद रखना। मीज़ो को हमने कनेक्ट किया था मेस से, कि बच्चे जो है मेस में बैठे हों, कहते हैं भागो 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 राजा आ रहे हैं। राजा मतलब टीचर्स को कहते हैं कि राजा आ रहे हैं और अपनी अपनी कैटल्स लेके आ रहे हैं, इससे पहले वो हमें मारे, हम भग जाते हैं, ठीक है। तो भागो 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 कौन बोल रहे हैं, मेस में बैठे हुए बच्चे बोल रहे हैं कि भाई राजा आ रहे हैं, अपनी कैटल्स को लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट है आदमगढ़ कल्चर, MP में है। तो यहाँ पे बेसिकली देखा था हमने कि किस तरीके से MPs बोलते हैं मेस में रहने वाले बच्चों को कि बच्चों देखो आपको क्या करना है, पेंटिंग करनी है। हमने याद है कनेक्ट किया था इसको कि मेस में जितने भी लोग हैं उनको पेंटिंग करने का काम दिया गया है, कि आपको अपने आप आसपास जो भी पेंटिंग करनी है। एंड अगर मान लो इस दौरान कोई भी आदमखोर जानवर जो कि बाहर डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं जिनका वो आ जाता है, तो हमें बताना, हम उस आदमखोर को आपके इस मेस में से बाहर निकाल देंगे। तो आदमखोर मतलब
आदमखोर को कौन बाहर निकालेगा, एमपी। और एमपी ने मैथ्स के बच्चों को क्या गाइडलाइंस दी कि बेटा जहाँ पे भी आपको वहाँ पे पेंटिंग करो। तो यहाँ से आप उसको कनेक्ट कर दोगे। कल को आपको पूछा जाता है आदमगढ़ कल्चर कहाँ पे, तो आदमगढ़ से आप कनेक्ट करोगे। अच्छा आदमगढ़ को निकालना, आदमखोर जानवर कौन निकालेगा, एमपी निकालेगा। और किस तरीके के फेमस था, क्योंकि एमपी ने बोला था मेस में काम करने वाले बच्चों को, मेस मतलब आपका मेसोलिथिक हो गया, क्या काम करने के लिए बोला था, पेंटिंग करने के लिए। और ऑब्वियसली बात है पेंटिंग कहाँ पे होगी, रॉक में होगी, बिकॉज मेसोलिथिक में आपको जो लोग थे वो रॉक में ही रहते थे, तो इसलिए रॉक पे पेंटिंग की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट है आपका न्यूलिथिक एज, जो कि 6000 BC से 1000 BC तक है। यहाँ पे हमने देखा था न्यू को हमने कनेक्ट किया था आज की न्यू जनरेशन के जो जेंजी बच्चे हैं उनको, उनसे कनेक्ट किया था कि अगर वो 6000 रुपये कमाते हैं तो उसमें से सिर्फ 1000 बचाते, बाकी उनका 5000 वो उड़ाते थे। ठीक है, मतलब बचत में उनकी फोकस नहीं होती। तो यहाँ पे हम 4 कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एक तो महरगढ़ कल्चर है, जो कि आपका पाकिस्तान का जो एरिया है बलूचिस्तान, वहाँ पे है। यहाँ पे अर्ली एग्रीकल्चर हुआ था, क्रॉप्स के आपको देखने को उगाए थे। बुरजा होम कल्चर आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा, पिट ड्वेलिंग यहाँ पे। और यहाँ पे डोमेस्टिकेट किया था उन्होंने डॉग को, उसको बरी किया था ह्यूमंस के साथ। नेक्स्ट है दियोजोली हेडिंग कल्चर, आपको असम में देखने को मिलेगा। ये फेमस है अपने पॉटरी और न्यूलिथिक टूल्स के लिए। चिरांद कल्चर आपको बिहार में मिलेगा, यहाँ पे एडवांस एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगी। तो इसको याद करने का तरीका जैसा कि हमने बताया था कि महर एक ऐसी लड़की है जो न्यू जनरेशन की लड़की है, जिसको जेंजी बोलते हैं। जैसे बाकी की न्यू जनरेशन के बच्चे क्या होते हैं, फ़ोन में रील्स बनाने में बिजी रहते हैं, बट ये एक ऐसी लड़की है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रहती है, और वो इसका नाम जो है महर है। और ये एक ऐसी मात्र लड़की है जिसको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज है। नहीं तो आज की जनरेशन के बच्चों को कोई एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं है, बट ये एक्सेप्शन है जहाँ पे हम देखा था इसको सबसे पहले एग्रीकल्चर की नॉलेज जो है इसके पास आई थी। और ये मतलब इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट से बुरजा होम को हमने कश्मीर किया, कनेक्ट किया था जम्मू कश्मीर से। कैसे जम्मू कश्मीर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो हमेशा क्या करते थे, अपने साथ डॉग्स को पालते थे, और डॉग्स को जब मर जाते तो उनको ह्यूमन की बॉडी के साथ बरी करते थे, और ये भी पिट ड्वेलिंग वगैरह में रहते थे। वैसे हमने न्यूलिथिक पे पिट ड्वेलिंग आपको याद हो तो गुप्त कराल जो रीज़न है वहाँ पे देखा था कैसे लोग अपने आप को गुप्त कर देते हैं, छुपा देते हैं, एक पिट बना के जो है उसमें छुपा देते ताकि ठंड वगैरह ना लगे। दाऊजोली हेडिंग असम में है, तो इसको याद करने का तरीका ये है, दाऊजी बोल रहे हैं, दाऊजी को हम करेक्ट कर सकते हैं ताऊजी को। ताऊजी मतलब क्या होता है, एक बड़े बुजुर्ग कह लो। तो दाऊजी यानी ताऊजी बोल रहे हैं कि बच्चों आसान नहीं है, तुम आजकल की न्यू जनरेशन के जेंजी पीपल हो, तो कहाँ तुम्हें पता होगा कैसे पोट्री यानी घड़े वगैरह बनते हैं, कैसे ये आज के ज़माने के टूल्स वगैरह कैसे बनते हैं, तुम लोगों को पता नहीं होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। चिराग जो कि हमने देखा था बिहार में, तो बिहार के जो चिराग है यानी जो बच्चे हैं आपको देखने को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं। मतलब सोचो बिहार जैसा एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से होता है, और वहाँ के बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिनको एग्रीकल्चर में भी नॉलेज है, साथ साथ पढ़ाई में भी नॉलेज है, हर एक एग्ज़ाम में निकाल रहे हैं, हर जगह टॉप कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट में बिहार के बच्चे बैठे हुए हैं। तो हर चीज़ में वो एडवांस है, एग्रीकल्चर में तो एडवांस हो गई होंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट आपको चालकृतिक एज है 2000 BC से 1000 BC आपको देखने को मिलेगा। एंड अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पे हमने 3000 और 500 देखा है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4 कल्चर है आपके। आहर बनास कल्चर है जो कि राजस्थान में देखने को मिलेगा, जैसे हमने देखा है ब्लैक एंड रेड पोट्री और कॉपर टूल्स के लिए फेमस है। कायत कल्चर हमने देखा है MP में, यहाँ पे एग्रीकल्चर और माइक्रोलिथ का इम्पोर्टेंस है। जॉर्वे कल्चर जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पे पेंटेड पॉटरी एडवांस एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। मालवा कल्चर जो हमने देखा है MP में है। माहेश्वर साइट यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि कहाँ है, नर्मदा में है। तो इतना तो हमने देख लिया कि जो राजस्थान का जो बन्ने होते हैं उनको अरहर दाल पसंद होती है, वो खिलाया जाता है। और वो जो अरहर दाल होती है वो 2 मटके में आती है। एक लाल वाला मटका होता है जो कि दुल्हन के साइड से आता है, क्योंकि दुल्हन हमेशा लाल जोड़े में आती है, तो उनकी तरफ से लाल एक पोटरी आती है, उसमें अरहर की दाल होती है। और दूल्हे की तरफ से ब्लैक, क्योंकि लड़के का मान लो लड़का दिखने में थोड़ा सा काला होता है, ऐसा कुछ है, तो ब्लैक पोटरी आती है उसकी तरफ से, उसमें अरहर की दाल होती है, वो उसको खिलाई जाती है। यहाँ तक कि जो बनना होता है, जो राजा बनने वाला है राजस्थान का, उनको कुछ कॉपर के बर्तन वगैरह टूल्स वगैरह दिए जाते हैं, क्योंकि वो बनने वाला है। ठीक है, जिससे आपने कनेक्ट कर दिया। कायद की बात करें तो MP बनते यहाँ पे काया बदल गई। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों एक तरफ आप मतलब क्यों उससे पहले आप जो थे एक नॉर्मल इंसान थे, खेती बाड़ी किया करते थे, छोटे छोटे जो माइक्रोइक टूल्स हैं उनको यूज़ किया करते थे, बट जैसे ही आप अब MP बने हो आपकी तो काया ही बदल गई। ठीक है, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो।
जॉर्वे कल्चर हमने देखा महाराष्ट्र में है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे रहते हैं, वो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, जोर देते हैं कि बच्चों तुम भी ये इंडस्ट्री में जाओ, तुम भी मेहनत करो। बिकॉज अगर तुम मेहनत करोगे तो नॉर्मल घरों के अंदर जो नॉर्मल पोट्रियाँ होती पॉटरीज वगैरह होती है, मटके वगैरह होते हैं, बट हमारे यहाँ पे नॉर्मल नहीं होंगे, हमारे पास पेंटेड पॉटरी होंगी, नहीं हम थोड़े से रिच होंगे, हमारे पास नॉर्मल, जैसे आप देखते हो नॉर्मल लोगों के घर में नॉर्मल वास्क होता है, ठीक है, ठीक है, बट इन लोगों के पास क्या होता है, बहुत ही डेकोरेटेड, बहुत ही एडवांस लेवल का हम कह सकते हैं ना, तो उस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो वो अपने बच्चों को जोर दे रहे हैं कि आप अगर आप कल को अच्छे बनते हो, आप अच्छे हीरो बनते हो, तो आपके घर में भी पेंटेड पोट्री आएगी। और नॉर्मल लोग जो है एग्रीकल्चर करते हैं, बट हमारे पास एडवांस एग्रीकल्चर होगा, हमारे पास एक बड़े बड़े फार्म्स होंगे, बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, तो इस तरह से हम लेविश लाइफ आप जी पाओगे, बिकॉज कल को हम तो रहेंगे नहीं, आपको वो लेविश लाइफ कैसे मिलेगी, इसलिए आपको भी जो हम जोर दे रहे हैं कि आप भी इस पर्टिकुलर फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है मालवा कल्चर की अगर हम बात करें तो मालवा कल्चर आपको देखने को मिलेगा एमपी में है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा माल किसके पास है, एमपी के पास है। महेश्वर यहाँ पे साइट इंपॉर्टेंट है, जैसे हम देखा था एमपी जो होते हैं आधे नर और आधे मादा होते हैं। और महेश्वर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महेश्वर या फिर कह लो तो ईश्वर, ठीक है, महेश्वर कह लो या फिर ईश्वर कह लो, तो यहाँ पे या फिर ऐसे कह सकते हैं महान ईश्वर, ठीक है, महान ईश्वर से आप कनेक्ट कर सकते हो। कि लोग अगर पूछ रहे हैं कि किस तरीके से एमपी आप इतना माल कैसे कर पा रहे हो, तो जैसे हमने वहाँ पे देखा था नवदतोली, ठीक है, 9 भगवान की पूजा करते हैं, तो अगेन उससे कनेक्ट कर सकते हो कि एमपी लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे महान ईश्वर का आशीर्वाद है, ठीक है, महेश्वर मतलब महान ईश्वर का आशीर्वाद है, उसके उसी की वजह से आज हम इतने धनवान हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीमेंट्री एच कल्चर की बात करें तो सीमेंट्री एच कल्चर को आप ध्यान रखोगे, सीमेंट बनाना है, सीमेंट यूज़ करेंगे, एच मतलब हाउस बनाने के लिए। तो मान लो आप दुकान में जा रहे हो और आपने बोला कि भाई हमें घर बनाना, उसके लिए हमें सीमेंट चाहिए, तो कितने का दोगे, तो दुकानदार बोला कि नहीं भाई हम 2000 का देंगे तभी हो पाएगा। पर आप ग्राहक को आप पता है कि भाई इतना हाई प्राइस पे तो खरीद नहीं सकते, तो आप बोलोगे नहीं भाई देखो ना मेरा ना तेरा, मैं जो प्राइस बोलूँगा फिर तुम वो प्राइस बोलोगे, तो मेरा तेरा मत करो, सीधा मुझे तेरह मतलब 1300 रुपये में दे दो। और ठीक है, इस तरीके से आपको सीमेंट्री एज कल्चर की जो पर्टिकुलर साइट है इसके बारे में पता चल गया। एंड ये पर्टिकुलरली आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक पर्टिकुलर साइट आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे सीमेंट्री एज कल्चर देखने को मिला। अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे क्रीमेटेड रिमेन्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि बरीड है पेंटेड अर्न्स में, जो कि जिसको हम अस्थि कलश बोलते हैं। ओकरी कलर्ड की पॉटरी यहाँ पे मिली है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के साथ। और ये ट्रांजिशन फेस है पोस्ट आईवीसी का, मतलब इस पर्टिकुलर कल्चर से हमें पता चलता है कि ट्रांजिशन फेस है पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो पहला यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको सीमेंट चाहिए, क्यों, बिकॉज आप घर बना रहे हो, ठीक है, आप घर बनाओगे कहीं ना कहीं आप फिर बूढ़े हो जाओगे तो ऑब्वियसली आपको बरी किया जाएगा। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आपके जो भी रिमेन्स हैं, जो भी आपकी, जैसे आज के टाइम पे भी क्या होता है, हमारी जो अस्थियाँ होती हैं उसको हम क्या करते हैं, अस्थियों को एक कलश में रखते हैं, फिर गंगा जी में या फिर जो भी जगह है पवित्र स्थान वहाँ पर बहा देते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी अपने क्या कहते हैं, अस्थियों को, इनक्रीमेटेड रिमेन्स को बरी करते थे एक पेंटेड अर्न्स में, यानी अस्थि का कलश जो होता था। और वो कलश जो था नॉर्मल कलश नहीं था, वो बहुत ही अच्छा सुंदर सा बनाते थे, पेंटेड करके बनाते थे। उस कलश में उन अस्थियों को, उन क्रीमेटेड रिमेन्स को रखते थे। तो एक फीचर इसका ये है। ओकरी कलर की पॉटरी होती थी विद ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं थोड़े से एडवांस से हाउस में रह रहे हैं, तो हम मान के चल सकते हैं इनकी जो पॉटरी होगी वो नॉर्मल पॉटरी नहीं होगी, ओकरी कलर की होगी। एंड उनकी पॉटरी में जो है नॉर्मल डिज़ाइन, फूल पत्ते ना बने होते, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होगी, मतलब थोड़ा थोड़ा मैथ्स जैसी चीज़ें उनके आती होगी, कहीं पे सर्कल बना रहे हैं, कहीं पे ट्रायंगल बना रहे हैं, कहीं पे स्क्वायर बना रहे हैं, इस तरीके के डिज़ाइन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ट्रांजिशन फेस हमने देख लिया किस तरीके से सीमेंट्री एज कल्चर शो करता है ट्रांजिशन फेज पोस्ट आईवीसी। नेक्स्ट है ओकरी कलर पोट्री है। एंड ये पर्टिकुलर आपको 2000 बीसी से 1500 बीसी के टाइम पे देखने को मिलेगा। गंगा यमुना का दुआब है, वहाँ देखने को मिलता है हरियाणा राजस्थान के एरिया में। एंड क्रूड हैंडमेड पॉटरी है, आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे बनती है, जिसका कलर ओकरे होता है। ओकरे मतलब एक तरह से जो गेहूँ कलर होता है ना, उसको हम शायद बोलते हैं।
अर्ली एग्रीकल्चर को शो करता है, यूज़ ऑफ कॉपर टूल्स को शो करता है कल्चर, एंड ये रिप्रेजेंट कर लगता है अर्ली स्टेजेस ऑफ वैदिक पीरियड के। तो जैसे कि हम जानते हैं जब आईवीसी खत्म होगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, किसी को पता नहीं चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुआ, बट उसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो वैदिक पीरियड को पढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे जो वैदिक पीरियड में सोसाइटी होती है वापस से रूलर सोसाइटी हो जाती है, मतलब इतना एडवांस थे हम आईवीसी में। वहीं अगर हम देखें उसके बाद जब हम वैदिक कल्चर को देखते हैं तो थोड़ा सा आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है, वापस से फिर रूलर सोसाइटी बनना शुरू होती है। तो इस तरह से कि हम कह सकते हैं कि जो ऑकरे कलर की पोट्री है वो हमें अर्ली स्टेजेस जो थी वैदिक पीरियड की वो कहीं ना कहीं दर्शाती हैं। ठीक है, तो उसको याद करने का तरीका ये है कि एक बच्चा है, मान लो उसको बोला जा रहा है ओकरे। ठीक है, ओकरे मतलब ओ छोरे। ठीक है, हरियाणा में बोलते हैं ना ओ छोरे, तो ओकरे को आप समझ लो ओ छोरे। ये जो पर्टिकुलर पॉटरी जो तो बना रहा है ना, ये कितने की देगा, तो बोलता है कि देखो भाई मैं 2000 रुपये में दूंगा, इससे कम में नहीं दूंगा। तो लोग बोलते हैं अरे नहीं 2000 रुपये बहुत ज़्यादा, ऐसा कर तो 1500 रुपये लगा, 1500 रुपये में दे दे। फिर वो जो लड़का है वो बताता है कि मतलब बहुत ही स्पेशल पॉटरी है ये, ऐसी वैसी नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि अरे देख तू हमेशा ही गंगा यमुना के किनारे क्यों बैठा रहता है, मतलब मैं मानती हूँ गंगा और यमुना के किनारे थोड़ी हरियाली है, तो क्यों बैठा रहता है। तो दूसरा इंसान बोलेगा अरे अरे ऐसे मत बोल, ये जो है ना राजा का बेटा है। ठीक है, राजा का बेटा है तो गंगा यमुना के किनारे हरियाली है, वहाँ बैठ के कुछ कर रहा है तो कोई कुछ उसे बोल नहीं सकता। ठीक है, तो राजा मतलब राजस्थान हो जाएगा नहीं। ये पर्टिकुलर पॉटरी जो है गंगा यमुना द्वाब हरियाणा में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। तो अब बच्चा को बोल रहा है आप राजा के बेटे हो, आपको पोट्री बनानी आती नहीं, ये जो आप पोट्री बना रहे हो वो आप अपने हाथों से बना रहे हो। कहते हैं हाँ ये मैंने अपने हाथों से बनाई है, यानी हैंडमेड पोट्री है ये। ठीक है, नेक्स्ट है लोग उसको बोल रहे हैं अरे अरे कितनी अर्ली एज में आपको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज है, आपको कॉपर टूल्स के बारे में नॉलेज है। मतलब बोल रहे कि ओ छोरे तुझे तो इतनी कम उम्र में एग्रीकल्चर की नॉलेज भी आ गई, तुझे कॉपर के टूल्स बनाने आ रहे हैं, वाह भाई वाह। साथ ही साथ लोग बोल रहे हैं बाप रे इतनी अर्ली स्टेजेस में तुझे वेदा के बारे में भी नॉलेज है। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या किया, ओ छोरे से कनेक्ट कर दिए ये सारे सारे पॉइंट्स। कल को अगर आपसे पूछें कि ओकरे कलर्ड पोट्री कल्चर में क्या अर्ली स्टेज वैदिक पीरियड दर्शाते हैं, हाँ तो आपको याद रखना किया, क्योंकि ओ छोरे वाले उस लड़के को वैदिक पीरियड की भी नॉलेज थी, एग्रीकल्चर कॉपर टूल्स की भी नॉलेज थी, और हैंडमेड पॉटरी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका कॉपर होड कल्चर है, जो कि 2000 BC से 1500 BC के टाइम पे है। अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये जो पर्टिकुलरली कॉपर होल्ड कल्चर है गंगा वैली के पास आपको देखने को मिलेगा, बिहार और यूपी वाला रीजन है वहाँ पे। और लार्ज होर्डिंग ऑफ कॉपर टूल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कॉपर टूल्स यहाँ पे बने हैं, वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये पर्टिकुलर कल्चर शो करता है एडवांस मेटलर्जी को, कि वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं मेटल्स के बारे में नॉलेज थी, कि इस तरह से दो मेटल्स को बना के कैसे चीज़ें बनानी है, कैसे और एडवांस करना है उस पर्टिकुलर टूल को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि एक पर्टिकुलर मान लो कॉपर स्मिथ है, आप उसके पास गए और बोला कि अरे बाप रे आप लोग होर्डिंग करते हो। होर्डिंग आपको वर्ड आपको सुनाई देगा जब आप आगे थोड़ा बहुत पढ़ोगे, किस तरीके से जब पर्टिकुलर किंग जब कोई पर्टिकुलर मान लो कॉइन्स इशू करता था, चाहे वो सिल्वर की कॉइन्स हो, कॉपर की कॉइन्स हो, या फिर आपके गोल्ड की कॉइन्स हो, तो वहाँ के लोग जो है उसको होर्ड कर दिया करते थे, और फिर उसको जो है उसमें से जो सिल्वर वगैरह निकलता था उसको वो बोरी में चिपक जाता था, फिर उसको बेचते थे। मतलब इस तरह से होर्डिंग वगैरह चलती थी। तो उसी चीज़ को याद करने के लिए एक स्टोरी ये है कि कुछ लोग जो है कॉपर स्मिथ के पास जाते हैं जो कॉपर बनाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई ये जो आप कॉपर बना रहे हो ना होर्डिंग करके, ये वाला कॉपर हमें ना बहुत अच्छा लग रहा है, आप कितने में दोगे। बोलते हैं हम 2000 रुपये में दूंगा। तो लोग बोलते हैं 2000 बहुत महंगा है, 1500 रुपये लगाओ, बात करो। वो कहते हैं देखो भाई ये जो कॉपर है ना, एक तो मैं होर्डिंग करके बना रहा हूँ, मतलब सिंपल कॉपर नहीं है, होर्डिंग करने में आप सोच सकते हो कितना टाइम लगता है। तो लोग बोलेंगे हाँ हम जानते हैं बहुत टाइम लगता है। और फिर वो ये बता रहे हैं कि देखो ये जो होर्डिंग वाला काम है ना हर जगह नहीं होता, गंगा वैली के पास ही होते हैं। जो गंगा माता है ना, उस गंगा माता मतलब उस पानी से वो कॉपर निकलता है, उस पानी से कॉपर को लेता होर्ड करता फिर बनाता। और ये गंगा माता जो है ये आपको बिहार और यूपी में देखने को मिले। बिहार और यूपी के लोग इतने पवित्र होते हैं, सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में जो गंगा बहती है उसी एरियाज़ में ये कॉपर होर्डिंग होती है। तो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, इसलिए जो कॉपर है बहुत ही प्रीशियस है। अगर आपको लेना है तो 2000 रुपये में लो, वरना हम आपको नहीं देंगे। फिर लोग बोलते हैं अरे ठीक है आप सुनो तो से आप कॉपर का करते क्या क्या हो। तो कहते हैं कॉपर का मैं क्या करूँगा, हम यहाँ पे या तो बहुत सारे टूल्स वगैरह बना देते हैं, जो भी आपको चाहिए वो टूल बना के दे देंगे, या फिर कुछ लोग होते हैं जो वेपन्स बनवाते हैं हमसे, तो हम वेपन्स ही बना देते हैं। तो यानी कि हम उस पर्टिकुलर कॉपर को
टूल भी बनाते, वेपन्स भी इसको बना देते हैं। तो लोग बोलते हैं अरे वाह वाह, आप इतना सब कुछ बना लेते हो, यानी आप इतने ज़्यादा एडवांस हो, आपको इतना अच्छी मेटलर्जी आती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टोरी से आपको कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंटेड ग्रेवियर कल्चर, जो कि 1200 BC से 600 BC के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगेन आपको गंगा यमुना का द्वाब है, वहाँ पे देखने को मिलेगा ये। हस्तिनापुर और अहिचत्रा नाम का जो सिटीज़ है, आपको साइट्स है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये पेंटेड ग्रेवियर का कल्चर। और यहाँ पे फाइन ग्रे पॉटरी बनाई जाती है, जिसमें ब्लैक पेंटेड डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगी। एंड ये पर्टिकुलर कल्चर जो है एसोसिएटेड है अर्ली वैदिक पीरियड से। याद रखो, जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो दर्शाता है ये, और महाभारत के कुछ पर्टिकुलर साइट्स भी आपको यहाँ पे उससे एसोसिएटेड आपको ये दिखेगा। तो इसको याद करने का तरीका यही है। अब आपको एक पर्टिकुलर मान लो पोट्री मिल रही है, ठीक है। अब आपको बोल रहे हो अरे वाह यार, नॉर्मली मैंने काली रंग की देखी है, लाल रंग की देखी है, ग्रे कलर की पोट्री मतलब इतनी पेंटेड है, इतनी फाइन है, ये वाह कितनी सुंदर लग रही है। तो वो एक उसके पास जाते पोट्री वाले के पास कि बताओ ये आप पोट्री कितने में दोगे। वो कहेगा 1200 रुपये में। तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं 1200 बहुत महंगा है, मुझे आधे दाम में दो, यानी 600 रुपये में दो। फिर वो उसको समझाएगा देखो बहन जी, ये जो पोट्री है ना ग्रे कलर की है, और ये ग्रे कलर की पोट्री ना आपको हर जगह नहीं मिलेगी, बहुत ही कम जगहों में बनाई जाती है। जो गंगा यमुना का द्वाब है ना, उसी एरिया में आपको देखने को मिलेगी। और ये जो पोट्री है ना, कोई मतलब साधारण पोट्री नहीं है। ये जो डिज़ाइन है, आपको अगर पता हो तो महाभारत में एक हस्तिनापुर नाम का राज्य होता था। तो लोग बोलेंगे हाँ हस्तिनापुर में राज्य था, ये अपने कौरव लोग वहीं पे तो रहते थे हस्तिनापुर में, पांडव वगैरह जो थे। तो उस हस्तिनापुर में जो डिज़ाइन था, जो ग्रेवियर की पॉटरी थी, वही पॉटरी हम आपको बना के दे रहे हैं। तो इतना महंगा तो लेंगे ही लेंगे हम आपको, इतना पुराने एंशियंट टाइप की पॉटरी बना के दे रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है, मुझे दिखाओ और दिखाओ कैसी है। तो कहते हैं अभी रुक जाओ, अभी हमने छत पे रखी है सुखाने के लिए। तो अही चतरा को हमने डिवाइड तोड़ दिया। अही मतलब अभी, चतरा मतलब छत, ठीक है। तो अभी हमने छत पे रखी है, थोड़ी देर रुक जाओ, जैसे सूख जाएगी फिर मैं आपको ग्रेवियर पोट्री दिखाता हूँ। फिर जैसे आपने दिखाई तो बोलेगा अरे वाह कितनी फाइन पोट्री है, मतलब इतना फाइन टेक्सचर हमने आज तक कभी देखा नहीं। ऊपर से ब्लैक कलर से पेंट किया गया है, पेंट इन द सेंस कि आउटलाइनिंग ब्लैक से कर दी और ग्रे कलर आपको दिखेगा। तो इस तरह से बता सकते हो कि इस तरह का फीचर है ये। और ये जो पर्टिकुलर जैसे ग्रेवियर पॉटरी है, ये सिर्फ महाभारत के साइड से लिंक नहीं है, यहाँ तक कि जो अर्ली वेदा मतलब वेदों में, यानी हमारे जो वेद पुराण है, वहाँ के अर्ली टाइम पे भी इसका जिक्र किया गया है। उस पर्टिकुलर पीरियड में भी, यानी वैदिक पीरियड में भी इसको यूज़ किया जाता था। तो आप सोच सकते हो इस पर्टिकुलर जो पॉटरी है, जो घड़ा है, ये नॉर्मल घड़ा नहीं है, बहुत ही पवित्र कह लो या फिर बहुत ही एंशियंट घड़ा है। तो इसलिए इसका दाम तो भाई हम 1200 रुपये ही लेंगे, उससे कम नहीं करेंगे, क्योंकि गंगा यमुना के द्वाब में ही हम बना रहे हैं इसको। और महाभारत की साइड से हम आपको बता रहे कैसे इसका लिंक है, अर्ली वैदिक पीरियड से इसका लिंक है। तो इतने में ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको निमोनिक्स के फॉर्म पे इसको याद भी कर लिया है। सो आई होप आपको क्लियर होगा। मेन चीज़ यही है, बस आप इसको जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। एंड क्वेश्चंस इससे बनते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम IBC को देखेंगे। सो थैंक यू।